हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, 3-4 महीने का गैप डल जाता है, उसके लिए माफ़ी हर बार मांगता हूं इसलिए बार भी आपको कह रहा हूं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं या दे रहा हूं, ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च बेस है, क्योंकि मैं बाकी तो ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, सबके पास ज्ञान है, अपने अपने हिसाब से देते हैं सभी, और लेने वालों को जो अच्छा लगता है वो उनसे ग्रहण करता है दोस्तों। बाकी दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहने चाहता हूं कि जो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कई जगह जाए लेकिन हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, निराश हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है वो तो कंफर्म है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। या देखो, मैं तो साफ अपनी बात रखने वाला इंसान हूँ, कोई कुछ भी कहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर ने कुछ ना कुछ किया होता है, कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, कुछ ना कुछ। बाकी मैं वीडियोस में कभी भी क्वांटिटी नहीं देखता कि मैं वीडियो कितनी डालनी है मैंने या कितने सब्सक्राइबर मैंने करने हैं। मैं क्वालिटी देखता हूँ कि क्या चीज़ ज्योतिष में जरूरी है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो आपको आज चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप उनको सूत्र भी कह लीजिए, या जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप माइंड में रख लीजिए, एक तरीके से आपके अमृत की तरह काम आएगा आपके लिए। और उसके लिए ये वीडियो आपको देखना तो पड़ेगा। बाकी हम भाग्य की बात कहते हैं कि कुछ बाई चांस मेरी कोशिश है कि वीडियो में कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि अगर पूरी कवर करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नहीं तो मेन पॉइंट मैं सारे लूंगा इस पॉइंट में। लेकिन ये आपके लिए अमृत है, और मेरी विश है कि ये मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुंचे। आप आगे चाहे तो शेयर कीजिए, लेकिन आप खुद ये चीज़ें जरूर ग्रहण कीजिए, आपको मायूसी नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जाती है कई बार, वो हर चीज़ का एस्ट्रोलॉजी भी एक चीज़ आपको ये बता दूं, कई लोग शौक के लिए करते हैं दोस्तों, कई लोग बिजनेस के लिए करते हैं, प्रोफेशन बनाते हैं उसको। स्टार्टिंग तो एज ए शौक ही करते हैं, लेकिन बाद में प्रोफेशन बनता है उनका, ऐसे ऐसे होता है। तो सब कुछ कहते होते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो उसमें फिर सब कुछ फेयर हो जाता है। तो आप अपने लिए बेस्ट की कामना तभी कर सकते हो जब आपको खुद नॉलेज हो थोड़ी सी। अगर आप विदाउट नॉलेज किसी के पास जा रहे हो और फिर आपको कुछ जो भी आप लेके आ रहे हो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर वो आपकी गलती है। क्योंकि यूट्यूब पे आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है, अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है, सही भी है। समझना आपने विद लॉजिक। अगर आप लॉजिक लगा के नहीं समझोगे तो उसमें आपका दोष है, किसी और का दोष नहीं है दोस्तों। अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। मैंने कल परसों एक अपना किसी वीडियो में कोई थी मेरी अपनी राहु और केतु 10th भाव में, तो किसी का कमेंट आया था कि हम तो मेरा किसी का राहु 10th हाउस में होगा। तो मैंने बताया था कि राहु 10th हाउस में जहां पे भी वैसे राहु प्लेस्ड होता है, उसकी डिमांड होती है कि वो चीजें उसको चाहिए। अगर 10th हाउस में उसको बड़ा प्रोफेशन चाहिए, बड़ा काम चाहिए, चीजें वो बढ़ा चढ़ा के बताता है, और बतानी भी चाहिए उसको, क्योंकि उसको अगर बड़ा बनना है तो ये चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों, उन्होंने कमेंट डाला कि सर हम तो ऐसे ही, हमें बेवकूफ बना रखा था कि राहु आपका कर्म स्थान में है तो हमारा काम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। मतलब जो भी होगा उनका, तो बताया कि हमें वैसे ही डराया। लेकिन ये डरने की कोई भी भाव हो, त्रिक भाव हो, 6, 8, 12 हो, हर भाव आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आता है दोस्तों, और लेने के लिए भी आता है। पहले तो ये क्लियर करो अपने माइंड से। 8वां हाउस आपको एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, सीए, ये वकील, ये फाइनेंस का काम, ये इंश्योरेंस का काम, सब कुछ देने के लिए आया हुआ है, और साथ में दुख भी देने के लिए आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, आपको अब चेंज करना पड़ेगा अपने आप को कुछ ना कुछ। तो वो आप जब चेंज कर लोगे अपने आप को, तो आप थोड़ा सुखी हो जाओगे। 8 में उसको यूज करना पड़ेगा उसमें आपको।
तो दोस्तों हर घर का मतलब है। तो दोस्तों ये समझना आपने है कि मेरे चीज में किस चीज की कमी है, मेरी लाइफ में किस चीज की कमी है जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं और मुझे वो मिल नहीं रही है, तो उसके ऊपर वर्क करना है। जो चीज आपको आ रही है वो एक प्लेनेट है जो आपको अपना पॉजिटिव भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है। एनर्जीज है दोस्तों, एनर्जीज प्लेनेट में भी है, हमारे घर में भी एनर्जीज है दोस्तों। हमारे जो फैमिली के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सर्कल में फ्रेंड्स हैं, 11वां हाउस के सोशल फ्रेंड्स हैं, वो भी एक एनर्जीज है। कई बार हमें बुरी एनर्जी, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे हमारा माइंड खराब हो जाता है, कई बार अच्छे लोग मिल जाते हैं, हमें बेनिफिट मिलता है, वो हमारी नेचर भी मिलती है उनसे। तो ये जो जो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये अमृत समझ लीजिए और इनको अपने माइंड में डाल लीजिए। जब भी कुंडली दिखानी है या किसी को प्रोडिक्शन देनी है तो आपको कुछ ना कुछ क्लियरेंस मिलेगी। वैसे तो सब विद्वान है अपने हिसाब से, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। और पूरी सुनना, ये मेरी वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर आधी अधूरी सुनोगे तो कोई वो नहीं मिलेगा। एक तो दोस्तों हम जब भी किसी ज्योतिष या किसी के पास जाते हैं, लोग बात करते हैं ये आपका प्लेनेट उच्च है, जब इसकी दशा आएगी ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों बहुत बढ़िया। जैसे कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, राहु 3 राशि में उच्च का हो जाता है, गुरु 4 में उच्च का हो जाता है। हर ग्रह का ये उच्च नीच नहीं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो जाता है तो ज्योतिष जी कहते हैं कि आपका ये लगन है, मकर लगन है, और एक्वेरियस में शुक्र, एक्वेरियस लगन है, और दूसरे घर में मीन राशि में शुक्र उच्च का हो गया। दोस्तों उच्च का प्लेनेट ये नहीं होता कि हर बार अच्छा रिजल्ट दे। अगर किसी का है भी है ना तो वो चेक कर ले, उसको उसकी दशा अच्छा फल नहीं देगी। बाकी दोस्तों एक ग्रह का उच्च और नीच एक बल है दोस्तों। हर ग्रह के पास मेरी वीडियो बनी हुई है एक, कि हर ग्रह के पास 6 बल होते हैं। बाकी बल कोई गिनता ही नहीं है। चेष्टा बल, दृष्टि बल, दिग्बल, मतलब बाकी जो बल है उनको कोई गिनता ही नहीं। एक उच्च नीच के हिसाब से कभी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं होता दोस्तों। ग्रहों के ऊपर वीडियो बहुत आती है, मैं कभी ग्रहों के ऊपर अभी मैं वीडियो कुछ नहीं बोलूंगा कि चंद्रमा से ये ग्रह शुक्र कितनी दूरी पे हो तो आपको ऐसे मिलेगा, या ये ग्रह कौन से घर में है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, आप सुन सकते हो उनको। एक प्लेनेट अपना जिस चीज का कारक तत्व लेके बैठा हुआ है ना, वो चीज वो उस घर के प्रति वो रिजल्ट देगा। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, उनके ऊपर भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन उच्च और नीच से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का प्लैनेट डेबिलेटेड है तो भी उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाता था दोस्तों। एग्जांपल दे दूंगा आपको बीच में साथ साथ। जैसे सिंह लगन में है, सपोज कर लीजिए सिंह लगन में मैलेफिक जो होते हैं, मतलब मैलेफिक कह लीजिए उस कुंडली के लिए जो बेनिफिक नहीं होते, सैचन होता है जैसे मर्ग अपना, उसके बाद अपना वीनस मरकरी, ये सिंह लगन के जातक के लिए मित्र लगन के हिसाब से मित्र प्लैनेट नहीं है। शनि जैसे की है, शनि जो कि 6 और 7वें घर का मालिक है, अगर वो नीच का हो जाए, डेबिलेटेड हो जाए, 9वें घर में हो जाएगा, ठीक है ना जी। और ऊपर से अगर वो वक्री भी हो जाए तो रिट्रोग्रेड प्लैनेट की भी मैं बात करूंगा बीच में, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। राजयोग बन जाता है ऐसा कुंडली में। और ज्योतिष जी कहेंगे आपको ये तो आपका नीच का है, दशा बहुत बेकार जाएगी। कई लोग टेंशन में धीरे धीरे स्टेप लेंगे, करूं ना करूं, करूं ना करूं। आप कुंडली अगर ऐसा है, अगर आप नीच का वो प्लैनेट बकरी हो गया, बैठ गया है ना, अगर आप काम अगर खुल के नहीं करोगे ना तो उतना ही कमाओगे। खुल के काम करो उस टाइम पे, पैसा ही पैसा, हर काम में बेनिफिट, हर चीज का रिजल्ट मिलेगा, दोस्ती बढ़ेगी, बड़े बड़े लोगों से मित्रता होगी दोस्तों। ऊंच नीच के ऊपर चीजों में मत जाओ। ये चीजें मैं सिर्फ आपको यही अमृत देने आया हूं बस, कि ये चीजों के सुन के डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा नीच का प्लैनेट है तो इसलिए दशा बेकार जा रही है, अगर उच्च का है तो क्यों बेकार जा रही है। दोस्तों कुछ चीजें, बाकी बहुत चीजें मैटर करती हैं। कुछ 5-7 जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, वो आपने काउंट करनी है सारी चीजें। तो दूसरी चीज है दोस्तों, जैसे मैं रिट्रोग्रेड की बात कर रहा था, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, रिट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो पंडित जी ने बोल दिया ये वक्री प्लैनेट है दोस्तों, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया वक्री प्लैनेट है आपका। तो ये दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वक्री प्लैनेट कौन होता है। वक्री वक्री होता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो प्लैनेट, उसको वक्री दृष्टि मिलती है, वही वक्री बनता है। उसकी दृष्टि भी वैसे ही काम करती है वैसे। अब
वक्री शिव जी का भी रूप है। अब हम सपोज कर ले कोई बेनिफिक प्लेनेट लाइक जुपिटर वक्री होकर आपकी कुंडली में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, ये ब्लेसिंग है दोस्तों आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी कुंडली में हो जुपिटर वक्री हो, लगन में बैठा हो, वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको एक कहीं ना कहीं से कोई सलाह देके जाएगा, या उसके मन में विचार आएगा, क्योंकि वो विजडम का कारक है ना, अपना जुपिटर वेल्थ का भी है, संतान का भी है, सब कुछ का कारक है। और वो लगन में बैठा हुआ वक्री है, किसी ने कह दिया कि ये वक्री बैठा हुआ, वक्र मार्गी नहीं है, तो ये तो रिजल्ट प्रॉपर देगा नहीं, वो आपको संतान भी देगा दोस्तों, वेल्थ भी देगा। मुझे कमेंट कर देना अगर आपका किसी का भी वक्री बैठा हुआ है लगन में, तो आपके पास संतान की दिक्कत आई हो या वेल्थ की दिक्कत आई हो, तो मुझे, हाँ कुछ टाइम के लिए सबकी लाइफ में आती है, वो तो जिन ग्रहों को वो रूल करेगा, राशि लगन तो डिपेंड करेगा ही करेगा। आप एग्जाम्पल भी दे देता हूं उसके साथ, अगर टोरस में जुपिटर वक्री होकर बैठ जाए, टोरस किसकी राशि है? शुक्र की, वो दैत्य गुरु है, और वो देव गुरु है जुपिटर, दैत्य गुरु की राशि में देव गुरु बैठ गया। वो एक्चुअली किसी गुरु की बात को इजीली नहीं लेगा, वो खुद जुपिटर एक्साइटेड है ना, वहां पे जुपिटर रिट्रोग्रेड है शुक्र की राशि में, वो खुद ज्ञान लेगा, खुद जाएगा और खुद सीखेगा कि अभी मैंने ये सीख के बताना है, दूसरे की बात पे फेथ करेगा जब उसको लॉजिक समझ आएगा। अदरवाइज उसके लिए बड़े से बड़ा ज्ञानी भी बेकार है, क्योंकि वो दैत्य गुरु की राशि में देवगुरु रिट्रोग्रेड होके बैठे हुए हैं, हाईली। इसको हम कैसे कह सकते हैं ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर की मिलती है, कि जैसे कोई फकीर है, कोई ज्ञानी है, कोई गुरु है, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, एक्साइटेड है, और उसका भक्त आया उसको मिलने, उसने एक्साइटमेंट में कोई सिद्धि दे दी, ये ले जा, खुश होकर दे दिया एक्साइटमेंट में। कोई पीर, जैसे हमारे कहते होते हैं पंजाब साइड में, पीर है, पीर खुशी से हमें आशीर्वाद दे दिया, या बेटा तेरा काम बन जाएगा, वो एक्साइटेड प्लैनेट होता है। वो उसको एग्जांपल के साथ आपको ऐसे बता रहा हूं मैं कि जुपिटर की ये खासियत है, एक्साइटेड। बाकी देखो हर प्लैनेट का अलग अलग रूप है, जैसा उसका कारक तत्व है। जुपिटर क्या है? विजडम, ज्ञान, संतान, ये आपको देने के लिए तैयार है, तैयार बैठा हुआ, अपना पूरा रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसे ही शनि है, शनि क्या है? कंस्ट्रक्शन, शनि क्या है? फैक्ट्री, मशीनरी जहां लोहे की होती है। शनि क्या है? लेबर, ये आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब बकरी प्लान चाहे नीच का हो, जैसे मैंने सिंह लगन एग्जाम्पल में दिया, आपके सारे काम होंगे। नहीं तो मुझे कमेंट पे जरूर लिखना जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि डरने की जरूरत दोस्तों कभी भी कुंडली को ये देख के नहीं डरना होता कि ये मेरा वक्री हो गया है, या बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें हैं। मैं तो कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, लेकिन बहुत चीजें हैं जिनसे लोग डर जाते हैं, क्योंकि ना ये भी एक नेगोशिएशन है। जैसे कि अगर ज्योतिष जी, कोई एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम पे उसकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो रही ना, तो वो पुराने टाइम में ले जाएगा। पुराने टाइम के हिसाब से प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो रही है क्लासिकल के हिसाब से, तो वो आज के टाइम में आ जाएगा। तो वो तो आपको नॉलेज होती नहीं है, तो आप मैनिपुलेट हो लेते हो। नॉलेज देने के लिए मैं सिर्फ आपको अपनी वीडियोस बनाता हूं। बाकी मेरा तो दिल से ख्वाहिश यही होती है कि आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूं, कईयों के दिमाग में थोड़ी, क्योंकि जो नए नए हैं उनको लेट पड़ती होगी, लेकिन कुछ के दिमाग में मुझे पता है जल्दी पड़ जाती होगी दोस्तों। रिट्रोग्रेड कोई भी प्लैनेट है वो हाईली एक्साइटेड प्लैनेट है। बाकी डिपेंड करेगा कहां बैठा हुआ है, कौन से भाव में, कौन सी राशि में, ये चीजें डिपेंड करेंगी। और जब आप थोड़ा सा गहराई में जाओगे तो आपको पता चल जाएंगी दोस्तों। लेकिन मैं फिर अगेन कह रहा हूं, डरने की, कोई भी प्लेनेट कहां पे बैठा हो डरने की जरूरत नहीं होती। हर लाइफ में हर चीज का सोल्यूशन है, ये एनर्जीज है सारी। जैसे किसी ने कह दिया कि राहु भाग गया व्याम में बैठ गया आपके उच्च का होके, आपकी दशा तो बहुत बढ़िया जाएगी। तुला लगन है, उच्च का होके 9वें घर में बैठ गया, 3 नंबर राशि आएगी 9वें घर में। केतु 3रे घर में बैठ गया धनु राशि में उच्च का होकर, बहुत बढ़िया जाएगी दोस्तों। जब ये दशा स्टार्ट होगी उसके थोड़े टाइम बाद ही छोटे भाई बहनों से दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। 3रे घर के रिगार्डिंग 3रा घर भी एक्टिव हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि राहु जहां बैठता है वो डिमांड करता है, 4थे घर में बैठेगा बड़े व्हीकल की डिमांड करेगा, बड़े घर की डिमांड करेगा।
लगन में बैठा है, वो जैसे मर्जी हो, अगर स्थिति उसकी ठीक है, बाकी ग्रहों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करेगा, अपने आप को कोई ना कोई युक्त लगा के काम निकलवाने के लिए काम करेगा, दिमाग बहुत चलाएगा वो अपने आप को उसने बनाना है, शो करना है सोसाइटी में। जिस घर में बैठेगा उसका 9वें घर में बैठेगा, लोग यात्राएं करने को दिल करेगा लंबी, धर्म के प्रति अपने जाएगा वो। 9वें घर के जो भी जितने भी कारक तत्व हैं उसके लिए उसको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी दोस्तों साथ में ही होते हैं। साइड इफेक्ट को हम चाहिए नहीं, हमें अच्छी चीजें चाहिए, तो साइड इफेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चीजें बैलेंस कैसे होती है। लाइफ में बैलेंस आपने करनी है दोस्तों। कोई ज्योतिष एक छोटी सी रेमेडीज करके ना आपका काम चला देता है। मैंने अपनी लाइफ में इतने इतने बढ़िया एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो यूट्यूब पे ही नहीं है, और उनकी प्रेडिक्शन ऐसी है कि बात छोड़ दो। और ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिनको कुछ पता नहीं है, और एक किताब, वैसे तो वीडियो ना, अगर एक किताब 2 किताब ले लो ना तो 6 महीने में 100 वीडियो बन जाती है। 2 पेज पढ़ लो, 1 वीडियो बन जाती है। 3 पेज पढ़ लो, सूत्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, हो जाता है काम। वीडियो बनानी दिक्कत नहीं होती। बात होती है रिसर्च बेस्ड वीडियो। ये जो बंदा बोल रहा है इसमें कुछ ट्रुथ भी है। ये ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, ये रिजल्ट देगा। एक ग्रह इस भाव में बैठा हुआ रिजल्ट देगा, मैं मानता हूं वो देगा। लेकिन अगर बाई चांस साथ में ये भी कह देते हैं अगर ये नेगेटिव हुआ तो नहीं देगा, तो उल्टा रिजल्ट देगा, तो क्या हुआ? ये मैनिपुलेशन। कुछ लोग मेरी बात से एग्री होंगे, कुछ नहीं होंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है। रिजल्ट तो मिलेगा। अगर शुक्र किसी भी लगन से किसी भी भाव में बैठा है, शुक्र लगन से दूसरे भाव में बैठा है, तो वो परिवार को धन देगा। लेकिन साथ में वो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, और दूसरा घर राशि उसकी कहां पड़ रही है। और पाप ग्रह की दृष्टि है तो अलग रिजल्ट हो जाएगी। राहु साथ में कंजक्ट हो गया, अलग रिजल्ट हो जाएंगे। मार्स साथ में कंजक्ट हो गया तो उसकी पावर को बढ़ा देगा। सारी चीजें मैटर करती है, ग्रह ओनली मैटर नहीं करता। ये ध्यान रखना है दोस्तों। कुंडली तब देखी जाती है, फिर आप कहते हो कि परिणाम नहीं मिलता। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं राशि परिवर्तन कर लिया ग्रहों ने। राशि परिवर्तन कुछ नहीं है, जैसे कंजंक्शन है ना, सपोज कर लीजिए सूर्य और मार्स की कंजंक्शन है, लेकिन अगर सूर्य मार्स के साथ बिल्कुल नजदीक डिग्री पे आ जाए तो मार्स कंबस्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आ जाती है उसकी। ये क्लासिकल में लिखा हुआ है। अब ये तो है नहीं कि मार्स में एनर्जी नहीं रही, एनर्जी तो आप में ही खत्म हो गई। फिर अगर वो कंबस्ट हो गया, आप में पावर ही नहीं रही। अगर बुध भी काम करता है ना, तो वो मार्स को की एनर्जी से काम करता है। अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो मार्स की एनर्जी लेके काम कर रहा है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो मार्स की एनर्जी से मेहनत कर रहा है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो मार्स की एनर्जी से बिजनेस कर रहा है। मार्स के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आप में एनर्जी की कमी है तो थोड़ा सा मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, भूमि को सुबह उठते ही प्रणाम कीजिए। है भूमि माता, आपने हमें जन्म दिया है, हम आपके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्या किया इसमें, क्या रेमेडी है? ये सिंपल सी रेमेडी है मार्स को स्ट्रॉन्ग करने की। राशि परिवर्तन में क्या होता है कि अगर 1 नंबर में सूर्य चला गया वो तो वैसे ही उचका हो गया, 5 नंबर में मंगल चला गया तो वो राशि परिवर्तन हो गया सूर्य और मंगल का। राशि परिवर्तन में डिग्री नहीं होती, प्लेनेट कंबस्ट नहीं होता। किसी भी प्लेनेट का राशि परिवर्तन हो जाए, इसके ऊपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि राशि परिवर्तन के ऊपर वीडियो लंबी होगी, क्योंकि वो जिस घर में जाएगा उस घर की एनर्जीज भी उस घर में लेके जाएगा। फर्स्ट हाउस अगर 8th में चला गया ना, अगर शुभ ग्रह हुआ, शुक्र हुआ, गुरु हुआ, तो ससुराल वाले में इज्जत ससुराल वाले बहुत करेंगे उस बंदे की। ऐसे ही 8th हाउस लगन में चला गया तो ससुराल उसके साथ वैसे ही अटैच हो जाएगा। मैलेफिक हुआ तो बिगड़ेगी भी, लेकिन बेनिफिक के साथ भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन बेनिफिक होगा, जुपिटर हो या शुक्र हो, तो ससुराल वाले उस बंदे की इज्जत जरूर करेंगे 8वें घर में अगर ये हो। मैलेफिक और बेनिफिक प्लेनेट भी ये कुंडली में रोल प्ले करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्लेनेट ये है तो ये यहां पे यही कि घर में सारे प्लेनेट ऐसा ही एक जैसा रिजल्ट देंगे। मैलेफिक बेनिफिक अपने हिसाब से रिजल्ट देंगे। 6ठे घर में सूर्य मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। हर घर हर प्लेनेट के लिए नहीं है, कुछ वहां पे वो पॉजिटिव है, कुछ वहां पे वो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो आपको अच्छा लगेगा,
जो नेगेटिव है वो आपको बैलेंस करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी एनर्जीज है। सूर्य ईगो देता है, फेम देता है, सरकार देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है, उच्च पद देता है, पॉलिटिकल कैरियर देता है। सूर्य सब कुछ देता है, ईगो भी देता है सूर्य दोस्तों। ईगो में लोग गलत भी बोल जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है वो दोस्तों। यही देखना होता है कि दृष्टि तो नहीं है पाप प्लैनेट की। कंफ्यूज होने की बजाय ना दोस्तों, चीज को समझो, लॉजिक को समझो, पहले भाव को देखो, उसमें ग्रह कौन सा पड़ा हुआ है वो देखो। तो दोस्तों जैसे मैं कहता हूं कि अपने प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, हमारे घर में भी जहां पे हम रहते हैं ना वहां भी एनर्जी होती है। घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आप कपड़े बखेर देते हो इधर उधर, कुछ उधर फेंक देते हो, कुछ उधर फेंक, तो आपका शुक्र खराब होता है उससे। जो चीज चीज के साथ रिलेट होगा ना वो चीज खराब हो जाएगी। तभी कई बार वास्तु में कहा गया छत पे कूड़ा मत रखो। बहुत, ये तो पुरानी कहावत है, मैंने आज तो नहीं बनाई। क्योंकि साफ रखो छत को, ये 12वां घर है, आसमान है खुला, उसको खराब मत करो। ये सारी एनर्जीज है दोस्तों जो हमारे ऊपर ही इफेक्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा है जिनको चीजों को हमने अवॉइड करना होता है। तो वो दोस्तों, जैसे अब मैं बात कर रहा था कि घर में भी एनर्जीज होती हैं। जैसे किसी घर में आम लाइफ चल रही होती है, नॉर्मली रूटीन में चल रही होती है, लाइफ चल रही अच्छी चल रही होती है। लड़के की शादी की, वही 27-28 साल में की शादी बंदे की, बहू आ गई, बहू के घर चौथे घर में राहु है। सपोज कर लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक, चौथे घर में राहु है। अब राहु क्या है, चौथे घर में राहु की डिमांड तो है कि चौथे घर के रिगार्डिंग सब कुछ चाहिए मुझे, व्हीकल चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, ये उसकी डिमांड है। मिलेगा उसको, जब मिलेगा वो देख बात बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन राहु की ये डिमांड है। राहु को गुरु एक्सपेंशन है ना, राहु भी बड़ा एक्सपेंशन है, राहु ज्यादा एक्सपेंशन है, ज्यादा मांगता है। तो लेकिन राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, घर में जैसे वास्तु कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट जरूर मिलेगी आपको। फिर जब अगर आपने घर तोड़ के बना लिया, और ऐसा योग बन जाएगा कि आपको घर, या तो आप नए में चले जाओगे, जैसे शादी होने के बाद लड़का नए घर बना लेता है, चला जाता है, तो उनको घर नॉर्थ ईस्ट की मिल जाता है, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का मिल जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले वास्तु तो बहुत ही गलत कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, वो वास्तु पुरुष का स्थान है, तो वहां पे तो पूजा स्थान होना चाहिए या खाली स्पेस होना चाहिए, वहां पे तो बाहर होना ही नहीं चाहिए, और आपने वहां पे टॉयलेट बना लिया। अब जिसका राहु चौथे में है, टॉयलेट तो वहीं पे बनेगा। अब बन गया है तो उसकी रेमेडीज भी होती हैं। वैसे तो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडीज ही नहीं है, ये वास्तु में कहा जाता है। और अगर टॉयलेट वहां से हटाना हो तो वहां पे रेमेडी करके ही हटाना है, अगर राहु चौथे घर में है। क्योंकि राहु अगर चौथे घर में राहु हो और टॉयलेट में आपने तोड़फोड़ की तो आपके घर में दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। हर चीज की एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट करती है, तभी वास्तु आज के टाइम में लोग करवा रहे हैं और लोग वास्तु की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पहले टाइम में चलो बड़े लोग करवाते थे, आज तो सभी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल ही रही है आपको वैसे, लेकिन ये चीज होती है। और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बीमारी देती है नॉर्मली, बीमारी का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन बीमारी देती है, वो बहुत सीरियस बीमारी देती है। वो राहु के साथ ही बीमारी लेकर कैंसर टाइप देती है बीमारी। चलो ले वीडियो में क्यों छोड़ना बीच में। अब कई लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से सर पैसे की ब्लॉकेज है, पैसा ही नहीं आ रहा। अब ये भी एनर्जी है, N3 की एंट्रेंस खोल दो, कई लोग आपने सुना ही होगा। तो लेकिन बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है, कुंडली के हिसाब से, कुंडली की पोजीशन के हिसाब से वास्तु ये घर की एनर्जी सेट होती है। पहले तो आप इतने पे जाओ, दूसरी जगह पे मत जाओ। जैसे मैं वास्तु की एग्जांपल आपको दे दी मैंने, तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी ये जो नंबर है ना, ये भी एक एनर्जीज है। 1 नंबर सूर्य को दिया है, 2 चंद्र को दिया है, 3 गुरु को दिया है, ये नंबर भी ऐसे ही दिए हुए हैं। ये सारे कोरिलेट करते हैं, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए बस। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अमृत है आपके लिए, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही जो आपकी लेके पैदा हुए हो ना, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आपने कभी 2 साल में एक बार, या पहले तो लोग कई बार कुंडली आती है 40, 45, 50 साल की उम्र हो जाती है, उनका प्रोफेशन में दिल नहीं लग रहा होता, गुरु और केतु 12वें घर में होते हैं, मजबूरी में प्रोफेशन कर रहे होते हैं। हम सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपकी तो यही सोच रहती होगी कि मतलब कि आप लाइफ में करने क्या आए हुए हो। क्योंकि गुरु 12वें घर में मोक्ष स्थान पे, केतु मोक्ष का 12वें घर में बैठा हुआ है,
तो वो तो बंदा यही सोचता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो कर रहा है, ढो रहा है उसको अपने ऊपर, लेकिन खुश नहीं है, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पैसा उसको खुशी नहीं देगा, हर चीज पैसा नहीं है, और पैसा है भी बहुत कुछ है, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। तो इसलिए उस बंदे को पैसे के साथ साथ थोड़ा सा हम मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि केतु 12वें घर में गुरु के साथ बैठ के स्ट्रांग हो जाता है, मोक्ष को 12वें घर को ज्यादा तरफ ले जाता है, आइसोलेशन की तरफ ले जाता है दोस्तों। कई लोग जबरदस्ती बिजनेस कर रहे होते हैं 50-60 साल की उम्र में, कैसे बिजनेस छुड़ाए, ये भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी एक सलाह लेनी हो तो 25-30 साल में ले लो कि कौन सा बिजनेस आपके लिए हो। कई बंदे जबरदस्ती माँ बाप की मर्जी से बिजनेस में या नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन उनमें मन नहीं लगता, तो ये एनर्जीज उनको बोल रही होती हैं, जब बता रही होती है कि ये काम तेरे लिए नहीं है। ये जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में बैठे हैं ना, ये एनर्जीज आपको हिंट देती हैं, कोई एकदम से बाहर निकल जाता है फौरन, ये प्लैनेट्स लेके जाते हैं, आप नहीं जाते हो। कोई बंदा कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, ये प्लैनेट्स करने कर दिया भाई। ये प्लैनेट अगर उल्टा, अगर आपने देख लिया ना उल्टा असर देते हुए, तो ऊपर से नीचे मैं होती नहीं है कोई भी कुछ, मैं तो सिर्फ बंदे का भ्रम है, भ्रम। सच्चाई कह रहा हूं मैं, कई लोगों की मैं छूट गई है, मैं ग्रह बहुत बड़ी चीज है, मैं कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये आपने चीजें याद रखनी है। बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो कमेंट में लिखना, मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा सबके ऊपर। तो दोस्तों ये उच्च और नीच मैंने आपको बताया, और कभी भी कुंडली अगर देखनी हो पहले भाव का रिजल्ट मिलता है दोस्तों, कोई भी भाव हो ना उसका रिजल्ट मिलेगा। भाव के बारे में नहीं बताऊंगा कि मैं लगन आप हो, दूसरा आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपका धन है, ये भाव में जो फिर उसके बाद जो ग्रह उसमें बैठा होगा वो रिजल्ट देगा, फिर जो राशि उसमें बैठी होगी वो रिजल्ट देगी। अब स्पेशली 2 राशियों का ध्यान रखिए, जो स्कॉर्पियो है, अगर उसमें कोई ग्रह बैठ गया, सपोज कर लीजिए उसमें सन बैठ गया, मंगल मित्र का घर है, लेकिन स्कॉर्पियो को ना मार्स और केतु भी रूल करते हैं। स्कॉर्पियो मार्स की राशि है, केतु उसका कोनर है, तो उसका रिजल्ट साथ में आएगा, उसके फेम में ब्रेक आएगी, कट है केतु, फेम चाहेगा वो बंदा, लेकिन काम करते करते कट लग जाएगा, फेम मिलते मिलते रुक जाएगा, या फेम नहीं मिलेगा, दिक्कत से मिलेगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। बंदा कहेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, यहां तक पहुंच गया, एकदम क्या हो गया, ये हो गया भैया, स्कॉर्पियो में मार्स और केतु की एनर्जी है साथ में। ऐसे ही एक्वेरियस में सैचर्न और राहु की एनर्जी है। अगर वहां पे कोई प्लेनेट चला गया, शुक्र चला गया, शुक्र शनि राहु, शनि थोड़ा सा उसको शुक्र के रिलेटेड चीजें दिलाने में डिले करेगा, संघर्ष देगा उसको, लेकिन राहु उसको फोर्स करेगा, चल कर दे, तू कर दे काम। कई बार वो काम गलत भी हो जाएगा। अगर शुक्र एक्वेरियस में है, 11वें घर में है, या 11वें अगर काल पुरुष की कुंडली में एक्वेरियस आता है, तो हम एक्वेरियस को, तो उसमें शनि और राहु का प्रभाव भी होगा, ये आपने याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक आप वीडियो, चलो मैं तो मेन बातें बता रहा हूं, अब आपको पता ही है कि मैं किस स्पीड से बता रहा हूं या कैसे बता रहा हूं, कैसे शूट कर रहा हूं। दोस्तों ये जो अपनी कुंडली में घर होते हैं ना, इनको आपको पता होना चाहिए ये घर है किस चीज की। जैसे 1-5-9 है, सब कहते हैं बहुत बढ़िया घर है जी, बहुत बढ़िया घर है। मैं भी कहता हूं ये कि बड़े बड़े बढ़िया घर तो हैं, लेकिन किस चीज के लिए, ये धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण। और 1-5-9 ये फायर साइन भी है, और इसमें अगर मेलेफिक सूर्य मार्स टाइप ग्रह बैठ जाए तो उसमें एनर्जी, गर्मी आ गई, एक तो एनर्जी, थोड़ा बंदे में अग्रेशन होगा, फायर होगी। 2-6-10 ये जो आपका है ना, ये अर्थ त्रिकोण है, इसमें इतनी गर्मी नहीं है। 2 क्या है, वृष का है, पैसा चाहिए थोड़ा सा, 6 में स्ट्रगल है। तो उसके बाद 3-7-11
जो आज के कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये काम त्रिकोण है, आपकी डिजायर्स है। जितने ग्रह 3, 7, 11 में होंगे, तीसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, सबसे ज्यादा डिजायर 11वें घर में है दोस्तों, जिसको हम सबसे बढ़िया घर कहते हैं ना आज के कलयुग में। और जितनी बड़ी डिजायर होंगी उतना ही दुख मिलेगा, ये अपने माइंड में रख ली। ये डिजायर फुलफिलमेंट का घर भी वही है, सोशल सर्कल का भी घर वही है, बड़े भाइयों का भी घर है। अगर अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, बड़े भाई की सपोर्ट मिलेगी, सर्कल से सपोर्ट मिलेगा, डिजायर्स फुलफिल होंगी। एक डिजायर फुलफिल होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी हो गई। लास्ट में बंदा सोचता है मैं लाइफ में क्या करने आया हूं, वही डिजायर बाद में टेंशन बन जाएगी। कहता ना कि इच्छाएं जो होती है ना, अगर बंदा वो मार लेना तो इजीली मोक्ष मिल जाता है। और लास्ट टाइम में जो इच्छा ही तंग करती है बंदे को, जवानी में नहीं तंग करती, जवानी में ठीक है। तो इनको भी बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। तीसरा घर जो है वो भी काम त्रिकोण है, 7वां घर भी काम त्रिकोण है। शादी हो गई, इच्छाएं जाग गई, पार्टनरशिप कर ली, इच्छाएं जाग गई बिजनेस की, बिजनेस का घर भी 7वां है, इच्छाएं। 3, 7, 11 में प्लैनेट होंगे, इच्छाएं जागेगी। तीसरा घर आज के टाइम में ऑनलाइन का काम है, सोशल प्लेटफॉर्म का। 5वां क्रिएटिविटी का है, 5 का तीसरे का राशि परिवर्तन हो गया, क्रिएटिविटी आ गई तीसरे घर में। 11वां भी बाई चांस एक्टिव हो गया, यूट्यूब पे फेमस, वाह भाई पैसा ही पैसा, जितना मर्जी कमा लो, चाहे फालतू का टॉपिक डाल दो भाई, आपके ग्रह दे रहे हैं वैसा रिजल्ट, आपकी नॉलेज नहीं दे रही है। वहां पे वीडियो डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे सिर्फ 20% नॉलेज चल रही है। चाहे आप एजुकेशन की नॉलेज ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए अपनी कोई भी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज ले लीजिए, चाहे ले लीजिए अपना कोई जनरल नॉलेज ले लीजिए, चाहे इतिहास की ले लीजिए, चाहे आप सभी धर्मों की नॉलेज ले लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी की ले लीजिए। 80% तो फालतू की नॉलेज है, और ये इंटरनेट का डाटा भी 80% फालतू में यूज हो रहा है दोस्तों। अब आ रहा हूं लास्ट में 4, 8, 12 काम त्रिकोण। 3, 7, 11 के बाद 4, 8, 12 ये है मोक्ष त्रिकोण। अब इन राशियों में जो ग्रह बैठे होंगे वो सोचेंगे जरूर बंदा कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूं यहां पे। ये काम कर लिया मैंने, घर बना लिया मैंने, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अगर ज्यादा इच्छाएं पाल रखी थी, 11वां हाउस भी एक्टिव था, तो फिर वो छोड़ देगा इच्छाएं। अगर कुछ बेनिफिक प्लैनेट इनमें आ गए तो वो इच्छाओं को, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। 12वां घर सबसे बड़ा मोक्ष त्रिकोण है। 4 नंबर गुरु जिसमें उच्च का माना जाता है, ये 4 नंबर इमोशनल साइन है। गुरु इमोशनल होके आपको ज्ञान देता है कि यार ये बंदा प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान दे दूं, सलाह दे दूं। 8 आपका रिसर्च का है, डीप थिंकिंग का है। स्कॉर्पियो आता है कालपुरुष की कुंडली में, वो डीप में जाता है, सोचता है सोचता है सोचता है, और जो ज्यादा सोचता है वो भी टेंशन में आता है। इसलिए उसको अपने लिए कोई वो नहीं पता चलता कि मैंने लाइफ में करना क्या है। जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में करने के लिए जो हमने कर्म करना है वो हम करते हैं, लेकिन साथ में पैरेलल जो हमारे कर्म पेंडिंग है ना, जो हमारे छूट गए हैं कुछ, जिनमें हमें खुद पता चल जाता है कि मजा आने लगा है। कई बार बुढ़ापे में क्यों भक्ति का मजा आता है, बुढ़ापे क्यों मेडिटेशन करते हैं, बुढ़ापे में क्यों भगवान के पास ज्यादा जाते हैं लोग, क्योंकि बाकी सब कुछ करके देख लिया होता है, सब बेकार है, फिर कहते हैं बाद में। इसको जवानी में से स्टार्ट करो कि मेरे ग्रह किस तरह, अगर काम त्रिकोण ही आपका एक्टिव है, आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिव ही नहीं है, तो कमाओ, जो मर्जी करो, मैं नहीं कहता आपको, आप ठीक हो, लाइफ जी रहे हो। लेकिन अगर आपके काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण दोनों राशियों में ग्रह है, तो आपको फिर बाद में रियलाइज ये होता है, तो बैलेंस आपने किया नहीं होता और दिक्कत में आपको आते हैं। तो ये दोस्तों कुछ था चीजें। वीडियो चलो जितनी लंबी होगी हो गई, डिटेल में अगर वीडियो बनाऊंगा, चलो कभी मैंने अपना डिले हो जाता है वीडियो, लेकिन जब भी आए तब देख लिया करो। उपाय तो यही है
बाकी जिनको पर्सनली बात करनी हो तो मेरा नंबर शो होता है मेरे ख्याल से वहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट पे स्टार्टिंग में ही होता है। तो आप कॉल कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हो, सॉरी कॉल तो शायद नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप कर सकते हो तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों कुछ चीज़ों की जो चीज़ है ना, ग्रहों के बारे में बहुत वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने एक ग्रह के बारे में जानना है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग हैं बोलने वाले। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हमने ध्यान में रखना। किसी लोग ने उच्च उच्च का कह दिया, नीच का कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रोग्रेड वक्री कह दिया, वक्री वक्री तो बहुत बढ़िया है। अगर जुपिटर हो गया तो ब्लेसिंग है आपकी कुंडली में, जिसके लगन में है, ठीक है। और उसके बाद जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, ग्रह के बाद 6 बल होते हैं। आप उच्च नहीं, एक बल के ऊपर आप डिसाइड करते हो, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल होता जैसे आप सोचते हो। बाकी रेमेडीज बहुत अच्छी होती है। कई लोग गुरु 8वें घर में हो डर जाते हैं कि दादाजी की डेथ हो जाएगी बच्चे के 7 साल की एज में। एक सूत्र है वैसे ये, लेकिन बना क्यों है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना। उसका कारण भी है, लॉजिक भी है, हर चीज के पीछे लॉजिक है दोस्तों, ये तो कंफर्म आप समझ लीजिए। चाहे आप क्लासिकल में चली जाइए, चाहे रिसर्च आपने कुंडलियां देखी हैं, जिसमें भी देखी हैं, वैसे तो कम से कम 4-5 हजार कुंडली देखी हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा फार्मूला लॉजिक लग रहा है। अगर कोई आपको बिना मतलब के आपको डरा रहा है, वो आपको मेरी वीडियो सुन के पता चल जाएगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। त्रिक भाव पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, और ज्यादातर लोग त्रिक भाव वाले ही अमीर हैं जिनके घर है, घरों में ग्रह बैठे हुए हैं। ओशो के 8वें घर में सारे ग्रह हैं, एक ग्रह को छोड़ के, क्योंकि राहु केतु एक्सिस पे होते हैं। ओशो का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था, लपेटने के लिए पड़ोस वालों से चादर लेके आए थे। कभी हिस्ट्री में जाओ, आप देखते हो सिर्फ ओशो, वाह ओशो इतने ऐसा जीवन जिया, ऐसा जन्म हुआ, बाद में 8वें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया वो अपनी लाइफ में। उसके विचार बिल्कुल अलग थे, दुनिया से अलग ही विचार उसके, अपने आप को परिवर्तन कर लिया उसने अपने आप में, और ऐसी ऐसी चीजें पेश की, ऐसे ऐसे हर धर्म के प्रति ऐसी ऐसी चीजें उसने बोली, चाहे उसके दुश्मन भी बने, ठीक है, ये नहीं मैं कहता कि तो, लेकिन वो एक छोटी लाइफ, बहुत ज्यादा एज नहीं जिया ओशो जी, अपना नाम बना गए वो। 8वें घर की ये करामात है। 0 डिग्री के ग्रह भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर 5वें घर में 29 डिग्री का ग्रह है, 6वें घर में 0 डिग्री का ग्रह है, 7वें घर में 1 डिग्री का ग्रह है, तो वो कंजंक्शन ही मानी जाएगी। ये चीजें हैं दोस्तों, लेकिन जो इनको अलग अलग देखेंगे वो फिर प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी दोस्तों। प्रेडिक्शन एक बड़ी एक्यूरेट चीज है, जो कम से कम भी 20-25 मिनट सोचने के बाद बोली जाती है। अगर हाँ आप हो परफेक्ट तो आप बोलो खुल के कि हाँ भी मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, कंफर्म है, अगर आपकी प्रैक्टिस है पूरी। नहीं तो आप सोचो समझो, प्रेडिक्ट करो। बाकी एस्ट्रोलॉजी जो है, कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि बंदा क्या स्थिति में है, कैसे गुजर रहा है, पैसे वाला है नहीं है, या क्या दिक्कत है उसको। तो दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, कोशिश करूंगा आपसे जल्दी वीडियो नेक्स्ट बनाने के लिए। तो अलविदा, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।